लॉक के अनुसार गुण क्या है उनको तो हमने देखा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुणों के प्रकार कितने हैं। गुण किसी वस्तु या वस्तु के धर्म है, परंतु वस्तु का धर्म स्वतंत्र और परतंत्र दोनों हो सकता है। इसी आधार पर लॉक कहते हैं कि गुण दो प्रकार के होते हैं, मूल गुण और उपगुण। मूल गुण किसी द्रव्य या वस्तु का अपना स्वतंत्र धर्म या स्वभाव होता है। इन्हें वस्तु या द्रव्य का अविच्छेद्य धर्म भी कहते हैं, क्योंकि इन्हें वस्तु से विच्छेद या अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार किसी वस्तु का मूल गुण उसका स्वतंत्र अविच्छेद्य धर्म है। उदाहरण के लिए आकृति किसी वस्तु का मूल गुण है। आकृति के बिना हम वस्तु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। बर्फ के टुकड़े का ज्ञान उसके गोलाकार के बिना नहीं हो सकता। आकृति, घनत्व, विस्तार, गति, स्थिति, संख्या आदि सभी मूल गुण हैं। हम किसी वस्तु को वस्तु नहीं मान सकते यदि उसमें आकृति, गति आदि नहीं होती। इसलिए आकृति, गति आदि वस्तु के धर्म या मूल गुण हैं, परंतु हम इन गुणों को वस्तु से अलग नहीं कर सकते। इसलिए ये वस्तु के अविच्छेद्य धर्म कहे जाते हैं। लॉक के अनुसार हमारे मन में आकृति, गति आदि प्रत्ययों के कारण मूल गुण ही हैं। लॉक इन्हें स्वतंत्र भी कहते हैं। उनके स्वतंत्र कहने का तात्पर्य यह है कि आकृति, गति आदि प्रत्ययों का ज्ञान तो हमें इंद्रियों से होता है, परंतु इनका अस्तित्व इंद्रिय ज्ञान से स्वतंत्र है। किसी वस्तु में जो आकार है, जब किसी वस्तु के आकार की हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम उसका आकार अवश्य होगा, हम उसे देखें या नहीं देखें। वस्तु का आकार जो है वह हमारे देखने पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि ये वस्तु का अपना धर्म होता है। उसकी उपलब्धि या इसका ज्ञान हमें इंद्रियों से होता है, परंतु इसकी सत्ता जो है इंद्रियों के अधीन नहीं है। ये वस्तु के स्वतंत्र धर्म है। इस प्रकार ज्ञान की दृष्टि से मूल गुण परतंत्र है, परंतु सत्ता की दृष्टि से स्वतंत्र है। उपगुण जो होते हैं वह वस्तु के स्वतंत्र धर्म नहीं होते। उपगुण मूल गुणों के माध्यम से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उपगुण के कारण मूल गुण हैं। उदाहरण के लिए रूप जो होता है वह उपगुण है। रूप आकार के बिना नहीं रह सकता, अर्थात साकार ही स्वरूप होता है। प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि रूप क्या है। लॉक के अनुसार रूप जो है वह एक संवेदना है। इसकी उत्पत्ति आकृति के अधीन होती है। अतः उपगुण जो है वह संवेदना है जो मूल गुणों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। बर्फ के टुकड़े का रूप जो होता है वह तो उजला होता है। यह उजलापन आकार के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। यदि बर्फ के टुकड़े का गोल आकार न हो तो उसके उजले रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार विभिन्न संवेदनाओं को उत्पन्न करने वाली शक्ति का नाम जो है वह उपगुण है। इन्हें स्वतंत्र नहीं बल्कि परतंत्र माना गया है। उपगुण अपनी उत्पत्ति और ज्ञान दोनों ही दृष्टि से परतंत्र होते हैं। इनकी उत्पत्ति मूल गुणों के कारण होती है, और जो मूल गुण होते हैं और जो उपगुण होते हैं इनका ज्ञान भी ज्ञाता पर निर्भर होता है। रूप संवेदना है जो देखने वाले पर निर्भर करती है। यदि देखने वाला न हो तो रूप की सत्ता में संदेह हो जाएगा। इस प्रकार लॉक कहते हैं कि उपगुण वस्तु के धर्म नहीं होते, वरन मूल गुणों के माध्यम से उत्पन्न संवेदना है। इन संवेदनाओं की उत्पत्ति मूल गुणों के कारण होती है, परंतु इनका अनुभव जो होता है वह ज्ञाता को होता है। रूप, रस आदि उपगुण हैं। इनकी उत्पत्ति आकृति, स्वाद आदि मूल गुणों पर निर्भर करती है। यदि वस्तु का आकार न हो तो रूप की संवेदना नहीं होगी। यदि स्वाद नहीं हो तो रस की संवेदना नहीं होगी।
इसलिए उपगुण मूल गुणों पर आधारित जो है वह होते हैं। अब मूल गुण और उपगुण जो हैं उनमें अंतर भी है, भेद भी है। वह क्या है, उनको हम थोड़ा जानने की चेष्टा करेंगे। मूल गुण द्रव्य के अविच्छेद्य धर्म या स्वभाव हैं। इन्हें द्रव्य से पृथक नहीं किया जा सकता। बर्फ के टुकड़े से उसकी आकृति अलग नहीं हो सकती। उपगुण वस्तु के धर्म नहीं है, बल्कि मूल गुण के धर्म है। बर्फ का उजला रंग जो है वह बर्फ के आकार का धर्म है। इन्हें भी द्रव्य का धर्म समझा जाता है, परंतु इनका साक्षात संबंध मूल गुणों से ही है। अब हम देखते हैं कि मूल गुण जो है वह द्रव्य के स्वतंत्र धर्म है। उपगुण जो है वह ज्ञाता पर निर्भर है। बर्फ के टुकड़े का गोल आकार होना मूल गुण है। यह टुकड़े में रहेगा, परंतु उसके उजले रंग का ज्ञान तो ज्ञाता के अधीन ही होता है। यदि संवेदनकर्ता अर्थात जो ज्ञाता है नहीं हो तो रूप की संवेदना नहीं होगी। अतः मूल गुण की सत्ता स्वतंत्र है, उपगुण जो है वह परतंत्र है। तीसरा जो अंतर हम देखते हैं वह मूल गुण और उपगुण के बीच में वह यह है कि मूल गुण किसी वस्तु का वास्तविक धर्म है। इसके बिना वस्तु की सत्ता नहीं रह सकती। उपगुण तो संवेदना है। संवेदना का स्वरूप जो है वह बदलता रहता है। किसी वस्तु में विभिन्न रूपों की प्रतीति होती है। जो अभी उजला है वह नीला दिखलाई पड़ सकता है, परंतु मूल गुण जो है वह वास्तविक धर्म होने के कारण वस्तु के साथ ही बदलता है। वस्तु की आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है, परंतु इसके साथ साथ वस्तु में भी परिवर्तन हो जाएगा। परंतु उपगुणों के परिवर्तन से वस्तु के स्वरूप पर प्रभाव नहीं पड़ता। लॉक के अनुसार मूल गुण जो होते हैं वह निरपेक्ष होते हैं और उपगुण जो होते हैं वह सापेक्ष होते हैं। उपगुण तो संवेदनाएं हैं। इनके लिए संवेदनकर्ता यानी कि ज्ञाता की आवश्यकता है। मूल गुण के लिए ज्ञाता की अपेक्षा नहीं होती। किसी भौतिक द्रव्य में आकृति अवश्य रहेगी, इसे अनुभव करने वाला ज्ञाता हो या नहीं हो। इसलिए मूल गुणों का अस्तित्व ज्ञाता के अधीन नहीं है। अंतिम अंतर जो हमें दोनों के बीच में देखने को मिलता है वह यह है कि उपगुण जो होते हैं उनका संबंध हमारी इंद्रियों से होता है, बुद्धि से नहीं होता। रूप रस आदि उपगुणों की संवेदनाएं हमारे इंद्रियों को होती है। आँख से हम रूप को देखते हैं, कान से शब्द को सुनते हैं, परंतु मूल गुणों का संबंध हमारी बुद्धि से है। हमारी बुद्धि इन गुणों को द्रव्य का आवश्यक और अविच्छेद्य धर्म मानती है। इसलिए पहले बाह्य इंद्रियों से गम्य है और दूसरा आंतरिक इंद्रिय से गम्य है। अब निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि यदि मूल गुणों की स्वतंत्र सत्ता है तो इनका ज्ञान भी स्वतंत्र होना चाहिए, परंतु सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि गुण की सत्ता तो द्रव्य के अधीन ही है। यदि द्रव्य न हो तो गुण निराधार हो जाएंगे। यदि गुणों की सत्ता वास्तविक है तो इनके आधार की सत्ता काल्पनिक कैसे हो सकती है? तो इसका उत्तर देते हुए ये कहते हैं कि यदि गुण प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय हैं तो इनका आधार भी प्रत्यक्षगम्य ही होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे विचारणीय है कि गुण शक्ति है और संवेदना भी। शक्ति होने से ही गुण यानी कि मूल गुणों की बात हो रही है कि संवेदनाओं यानी कि उपगुणों को उत्पन्न करते हैं। जो शक्ति है वह संवेदना का रूप कैसे ले लेती है? शक्ति वस्तु में रहेगी और संवेदना मन में, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इस प्रकार समीक्षात्मक रूप में हम इन बातें जो है वह लॉक के दर्शन में हमारे लिए विचारणीय रहती है, जिनके लिए हमें विचार करना चाहिए।